नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन राजनीतिक गतिरोध के चलते हैं। संदेह नहीं कि राज्यपाल शासन अनिश्चित काल तक नहीं चलेगा। या तो श्रीनगर में कोई सरकार बनेगी या वापस विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सरकार बनाने की संभावनाएं खोजी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि पीडीपी ने यदि भाजपा को छोड़कर उनसे व नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने की पहल की होती तो सरकार बन चुकी होती। मगर पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद कैसे उस जमात के साथ सरकार बनाते जिसे मतदाताओं ने खारिज किया है। हिसाब से जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने पीडीपी और भाजपा को जनादेश दिया। कश्मीर घाटी के लोगों ने पीडीपी को जिताया तो जम्मू के लोगों ने भाजपा को। उस नाते पीडीपी और भाजपा की साझा सरकार बननी चाहिए, लेकिन पीडीपी को चिंता है। उसे घाटी के अलगाववादियों का डर है। संयुक्त जिहाद काउंसिल ने पीडीपी को डराया कि भाजपा के साथ सरकार बनाई तो ठीक नहीं होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भाजपा से नाता नहीं रखने के लिए कहा। ऐसे ही मध्य मार्गी हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट्ट ने मुफ्ती मोहम्मद से मिलकर भाजपा को लेकर चेताया। रिपोर्ट है कि अलगाववादियों ने पीडीपी के विधायकों को धमकियां भी दी। सो पेच है कि या तो भाजपा मुफ्ती के आगे पूरा समर्पण करके उनकी सरकार बनवाए, अन्यथा वह खुद इधर उधर से विधायक तोड़कर अपनी सरकार बनाए। दोनों ही विकल्प टेढ़े हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश संगठनों को मजबूत करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इसी क्रम में कई राज्यों में अध्यक्षों को बदलने पर सहमति बनी है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है। उत्तर प्रदेश में निर्मल खत्री को हटाया जाएगा। इसी तरह बिहार में अशोक चौधरी की जगह नया अध्यक्ष बनाया जाना है। महाराष्ट्र में पार्टी माणिकराव ठाकरे की जगह अशोक चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात मानकर प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हटाने की सहमति दे दी है। बताया जा रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी से कैप्टन की मुलाकात में ही बाजवा को हटाने की बात तय हो गई थी। तभी दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों मनीष तिवारी और अश्विनी कुमार ने अमरिंदर सिंह का समर्थन किया। ये दोनों भी बाजवा को हटाने के समर्थन में हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों के मुताबिक अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ बदलाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पार्टी 2016 में चुनाव लड़ेगी। असम में अंजन दत्ता को बना दिया गया है और तमिलनाडु में इलांगोवन ही कमान संभालेंगे। दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को सिद्धरमैया सरकार में शामिल करना है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उसकी फिर से वापसी करवा सकता है। इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश को पूरी ताकत से विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में इसकी रूपरेखा बनाई गई। पार्टी करीब 1 महीने तक इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। हर राज्य में धरने प्रदर्शन होंगे और संसद के बजट सत्र में हंगामे के लिए जमीन तैयार की जाएगी। CWC में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जनता परिवार की पार्टियों लेफ्ट और ममता बनर्जी की पार्टी को कैसे इस आंदोलन में जोड़ा जाए और संसद में तालमेल की रणनीति कैसे बने। कांग्रेस नेताओं की एक टीम बनाई गई है जो इस मसले पर तालमेल का काम करेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी के पुराने नेताओं खासकर कमलनाथ को संसद में विपक्षी तालमेल बैठाने के काम में लगाया जा सकता है। पार्टी के महासचिवों से कहा गया है कि वो राज्यों में प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। गैर सरकारी संगठनों के साथ तालमेल का काम जयराम रमेश और मधुसूदन मिस्त्री देखेंगे। देश के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के अध्यादेश का विरोध किया है। कांग्रेस उनके मंच का भी इस्तेमाल करना चाहती है। उनकी मदद से छोटे छोटे इलाकों में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के बारे में लोगों को बताया जाएगा। किसान संगठनों की भी मदद कांग्रेस लेगी।
केंद्र सरकार अब नया अध्यादेश लाने के बारे में सावधानी बरतेगी। हालांकि सरकार से जुड़े एक जानकार नेता का कहना है कि अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसके लिए अध्यादेश लाने की जरूरत है। पहले ही सरकार 10 अध्यादेश जारी कर चुकी है, लेकिन असल में राष्ट्रपति के सवाल उठाने के बाद सरकार सावधान हुई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की एक बैठक में कुछ मंत्रियों ने अध्यादेशों को लेकर सवाल उठाए थे। इनमें संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी शामिल है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति ने रोक दिया तो क्या होगा। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के अध्यादेश पर सवाल उठा दिया। उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्दबाजी का कारण पूछा। अरुण जेटली, डीवी सदानंद गौड़ा और नितिन गडकरी को सफाई देने के लिए उनके पास जाना पड़ा। इससे वेंकैया नायडू की आशंका सही साबित हुई। विपक्ष को भी सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाने का मौका मिला, इसलिए अध्यादेशों की रफ्तार रोक देने का फैसला हुआ। सरकार के मंत्रियों को भी कोयला खदान मामले या बीमा बिल के अध्यादेश को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल के अध्यादेश ने सबको चिंता में डाला है। इसकी वजह से विपक्ष के साथ टकराव बहुत बढ़ गया है, जिसका असर संसद के बजट सत्र में पड़ेगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र को हटाने का फैसला हमारा है। उन्होंने कहा कि इस पद पर अनुबंध वाले नहीं बल्कि युवा लोग आएंगे। वहीं डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र को सरकार की तरफ से उन्हें कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। अविनाश चंद्र बुधवार को अपने कार्यालय आए और उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई नोटिस नहीं मिला है। अविनाश चंद्र का कार्यकाल अब 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा। हाल ही में उन्हें 18 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। अब कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अविनाश चंद्र को हटाने को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अविनाश चंद्र 30 नवंबर को रिटायर कर गए थे और उन्हें 31 मई 2016 तक के लिए 18 महीनों का अनुबंध दिया गया था। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र को अपना कार्यकाल पूरा करने से 15 महीने पहले ही क्यों बर्खास्त किया गया, सरकार इसका कारण बताए। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च में तोड़फोड़ की घटना हुई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये घटना आज सुबह 4:20 की है। सीसीटीवी में एक स्कूटर पर सवार होकर 2 लोग आते दिख रहे हैं। इनमें से एक चर्च के अंदर जाता है और शीशे तोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति मदर मैरी की मूर्ति को जमीन पर गिरा देता है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में 2 अन्य चर्चों पर भी कथित रूप से हमले किए गए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी पीडीपी ने आज संकेत दिया है कि वो सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की पेशकश शायद स्वीकार नहीं करेगी। पीडीपी प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा है कि लोगों ने चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट दिया है और उसे सिर्फ 15 सीटें मिली हैं, जिसके कारण वो सरकार बनाने के बारे में फैसला नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को समर्थन देने का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ बातचीत के बारे में पूछे जाने पर अख्तर ने कहा कि परिणाम लायक बातचीत अब तक नहीं शुरू हुई है, लेकिन पिछले दरवाजे से बातचीत प्रगति पर है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर बलूच नेता व पूर्व गवर्नर नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या मामले में आरोप तय हो गए हैं। आतंकवाद निरोधी अदालत ने मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए टालते हुए कहा है कि इसके बाद रोजाना सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और 4 अन्य लोग भी आरोपी हैं। गौरतलब है कि मुशर्रफ के आदेश पर एक सैन्य कार्रवाई के दौरान अगस्त 2006 में डेरा बुख्ती पहाड़ियों में अकबर बुख्ती को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति व सेना प्रमुख थे। बुख्ती बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 25 जनवरी को भारत पहुंच जाएंगे और वो 27 जनवरी तक यहां रहेंगे। ओबामा के भारत यात्रा के दौरान उनकी पत्नी मिशेल भी साथ रहेंगी। ओबामा और मिशेल दिल्ली के अलावा ताजमहल देखने के लिए आगरा भी जाएंगे। बराक ओबामा गणतंत्र दिवस परेड में शिरकत करने के अलावा दिल्ली में बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। यदि कश्मीर घाटी के अलगाववादियों के आतंक में पीडीपी डरी रही तो ले देकर भाजपा को सरकार बनाने की जोड़तोड़ करनी होगी, अन्यथा विधानसभा के वापस चुनाव कराने का दूसरा तरीका है। बहरहाल राज्यपाल NN वोरा के आगे चुनौती है कि वे प्रशासन को चुस्त बनाएं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 हफ्ते बाद भी सरकार नहीं बन पाई है। राज्य में बिल्कुल वैसा ही गतिरोध बना है जैसा 2002 में बना था। तब भी चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीडीपी के पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं था। जब कई दिन तक सरकार नहीं बनी तो फारूक अब्दुल्ला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद 15 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और इसी बीच पीडीपी व कांग्रेस ने मिलकर 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करके सरकार बना ली थी। तब 3-3 साल दोनों पार्टियों का मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला बना था। बहरहाल वो इतिहास अपने को दोहरा रहा है। एक बार फिर सरकार नहीं बनी है और इस बार उमर अब्दुल्ला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने से इनकार किया है, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। जाहिर है ये स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती है। या तो नई सरकार बनेगी या दोबारा चुनाव होंगे। जानकारों का मानना है कि दो सबसे बड़ी पार्टियां पीडीपी और भाजपा सरकार बनाने के इतने करीब पहुंचे हुए हैं कि दोबारा चुनाव की संभावना कम दिख रही है। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और 25 सीटों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर है। सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बहुत समझदारी की बात कही है। उसने माना है कि राज्य के दो हिस्सों में बिल्कुल अलग अलग जनादेश आया है। जम्मू के लोगों ने भाजपा को जनादेश दिया है तो कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को जिताया है। इसीलिए किसी एक की अनदेखी करके सरकार नहीं बनाई जा सकती है। जाहिर है कि पीडीपी के नेता भाजपा को साथ लेकर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन तब भाजपा सरकार में बराबर की हिस्सेदारी चाहती है, जिससे पीडीपी के नेता हिचक रहे हैं। पीडीपी के नेताओं को अलगाववादियों की चिंता है। अलग अलग अलगाववादी समूहों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से पीडीपी को चेतावनी दी है। कश्मीर घाटी में आग भड़कने का भय दिखाया है। कांग्रेस जैसी पार्टी यह चेतावनी दे रही है कि पीडीपी को भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी चाहिए। इस चिंता में मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती दोनों भाजपा के साथ मोलभाव कर रहे हैं। वो अपना एक छत्र राज चाहते हैं, जो संभव नहीं है। उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का विकल्प है, लेकिन वो दो कारणों से इससे बच रहे हैं। एक तो वो केंद्र में बैठी भाजपा को नाराज नहीं करना चाहते और दूसरा वो जम्मू के जनादेश का सम्मान करना चाहते हैं। भाजपा भी इसी दुविधा में है। उसके पास कुछ निर्दलियों को साथ लेकर सरकार बनाने का दावा करने का विकल्प है, लेकिन उसके नेता भी कश्मीर घाटी के जनादेश का अपमान नहीं करना चाहते। वो उस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते जिसे लोगों ने खारिज किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को समर्थन देने का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। इसका कारण ये है कि अगर राज्य में दोबारा चुनाव की स्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान में उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस रहेंगे। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर पीडीपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसका फायदा ये है कि अगर पीडीपी तैयार नहीं होती है तो वो घाटी के मतदाताओं को बता सकते हैं कि उन्होंने भाजपा को रोकने के लिए पीडीपी को समर्थन दिया था, लेकिन उसने समर्थन लिया नहीं। इससे वो घाटी के मतदाताओं का सद्भाव हासिल कर सकते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालातों पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद से ही प्रशासन पटरी से उतरा हुआ है। केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मदद जाने के बाद उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। पुनर्निर्माण और विकास के तमाम प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। उस नाते राष्ट्रपति शासन से प्रदेश में चुस्त प्रशासन का फायदा संभव है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प सराफ है। पुष्प जी, कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद क्या आप मुमकिन मानते हैं कि वहां लोकप्रिय सरकार बनेगी? जी हाँ, ऐसा लगता है कि लोकप्रिय सरकार बन के रहेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां, खासकर पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पे भी धीरे धीरे लोगों द्वारा पूछताछ शुरू हो जाएगी कि आपको इतने वोट मिले हैं फिर भी आपने सरकार क्यों नहीं बनाई। नहीं। अभी कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। नहीं तो वो वही उसी पे हिसाब से जो पीडीपी है, अगर पीडीपी को सरकार बनानी होती तो मुफ्ती मोहम्मद बीजेपी से बात करके या भले नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस से बात करके बना सकते थे, वो नहीं बना पाए। तो इसका मतलब ये कि घाटी में जो अलगाववादी या जो उग्रवादी है वो उन पर कुछ अलग तरह का दबाव बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, कोई दबाव नहीं लगता है और दबाव संभव भी नहीं है, क्योंकि अलगाववादियों की राजनीति अपनी एक राजनीति है। अभी की उनकी प्रोफेसर अब्दुल गनी की मीटिंग के बारे में बड़ी चर्चा रही, पर लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वो वैसे भी कई बार मिलते होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट डेज से वो इकट्ठे पढ़ते आए हैं और क्लास फेलोज हैं। उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग अलग है। दूसरा ये कि मुफ्ती
सईद के लिए जो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके चले। और आज की जो स्थिति है उसमें जो बड़ा ज़रूरी है कि वो ऐसी सरकार के साथ केंद्र सरकार का उनको पूरा सहयोग मिले, और केंद्र सरकार का सहयोग उनको तभी मिल सकता है जब वो भाजपा के साथ चलें। इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस को भी साथ लेके नहीं चल सकते जब तक कि बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो जाए। तो इसमें भाजपा की अभी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। नहीं लेकिन भाजपा का जो है, माफ करिएगा मैं आपका ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, भाजपा की अपना बड़ी दुविधा है। भाजपा को ज्यादातर वोट सिर्फ एक ही भौगोलिक क्षेत्र से मिले हैं, वो जम्मू को सबको पता है 25 सीटें। पीडीपी को 2 भौगोलिक क्षेत्रों से मिले हैं। और हैरानी की बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो तीसरे और चौथी स्थान पे रहे हैं उनको तीनों क्षेत्रों में सीटें मिल गई हैं। तो भाजपा की दुविधा ये है कि जिस क्षेत्र से उनको इतनी बड़ी भारी सीट मिले उस क्षेत्र में जाके वो लोगों को क्या मुंह दिखाएं। तो उनका लगता है प्रयत्न ये है कि पहला मुख्यमंत्री उनका बने, अगर वो पीडीपी के साथ जाते हैं। नहीं, उसमें पर पीडीपी के लिए ये मानना संभव नहीं। लेकिन आप जो अब मीडिया में रिपोर्ट आई बाकायदा कि वहां अलगाववादियों ने पीडीपी के एमएलए को धमकी दी कि बीजेपी से नाता मत रखो, बीजेपी के साथ सरकार मत बनाओ, यूनाइटेड जो वो जिहादी एक काउंसिल है वो है, या गिलानी है, या ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, सबने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी। उसी के कारण मुफ्ती मोहम्मद नहीं उनकी मजबूरी ये नहीं हो सकती कि अलगाववादियों ने कहा है। उनकी मजबूरी ये है कि जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कश्मीर, नहीं वो घाटी है, और घाटी के अंदर जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनको भी बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह के वक्तव्य यहाँ दिए हैं, बीजेपी का अपना एजेंडा जो है वो डिरेल हो गया था। जिस तरह के दिए, जैसे लव जिहाद से लेके और घर वापसी तक, वो लोगों के दिल में बीजेपी के बारे में बड़ा संक्षेप है। पर वो सिर्फ अलगाववादी नहीं, अलगाववादियों का अपना है। अलगाववादियों का ये है घाटी के अंदर अगर पूरी ये जो उनकी जो आधार है पीडीपी का, वो अगर कह रहा है कि बीजेपी के साथ हमें नहीं करना है, तो फिर मुफ्ती मोहम्मद कैसे कर लेंगे? और जम्मू में भी यही बीजेपी की दुविधा है। नहीं तो बीजेपी दोनों के नेताओं को अपनी जिम्मेवारी समझ के ऊपर उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आपके अनुसार अगर पीडीपी बिल्कुल ही बीजेपी से नाता न बनाए, न रखे, तो क्या बीजेपी बाकी पार्टियों के सहयोग या वहां तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बना सकती? नहीं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कह दिया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस का मिलना आप बेहतर जानते हैं कि असंभव है। वहां के एमएलए को छूट के नहीं आ सकते इधर उधर दोनों। मेजॉरिटी जो इंडिपेंडेंस की है वो बीजेपी के खिलाफ है, तो इसलिए वो भी नहीं जाएंगे। इनफैक्ट बीजेपी के एक रेबल कैंडिडेट जीते हैं जो कि बीजेपी के ट्रेडिशनल फैमिली से हैं और जिनको टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने डंके की चोट पे अपनी सीट जीती है उधमपुर की। तो वो भी, मेरा अपना विचार है कि वो भी जा सकते हैं बीजेपी में, पर अभी सुना वो भी दुविधा में है कि जाएं कि नहीं। उस नाते बीजेपी और केंद्र सरकार अगर वापस चुनाव करवाने की सोचे तो क्या बुरा है उसमें? एक बिल्कुल साफ मैंडेट के लिए जाए वापस चुनाव में, क्या पड़ जाए उसमें? नहीं, वो कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि राज्यपाल भी अभी उनको भी ये उम्मीद है कि सरकार बन जाएगी। अभी तक उन्होंने अपने सलाहकारों उन्होंने अपने सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की है। उन्होंने अपने ही कार्यालय को थोड़ा सा पुनर्गठन कर दिया है और जो कार्यरत अधिकारी हैं उन्हीं को जिम्मेवारी सौंपी है कि वो लोगों की समस्या को देखें। तो उसको देख के लगता है कि उम्मीद की किरण अभी है। और चुनाव अगर कराते हैं तो ये लोगों पे एक नहीं, लेकिन आप चुनाव के अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पीडीपी को और बीजेपी आपस में तालमेल नहीं हो सकता, बीजेपी की अपनी मजबूरी है, पीडीपी की अपनी मजबूरी है, उसी के कारण समझौता नहीं हो पाया, तो फिर रास्ता क्या निकलेगा? उन्हीं को करना पड़ेगा, मतलब मजबूरी में फिर वापस झुकेंगे दोनों झुकेंगे। नहीं तो उसके बाद पहले नहीं, वो अगर सरकार लंबी नहीं चली, चुनाव आए, तो मुफ्ती मोहम्मद कहीं के नहीं रहे। बीजेपी पहले ही झुक गई ना काफी, आर्टिकल 370। अब ये मैंने कि मुख्यमंत्री का मुद्दा भी एक मुद्दा बना हुआ है कि मुख्यमंत्री पहले नहीं, तो उसमें तो मुफ्ती मोहम्मद बिल्कुल नहीं मानेंगे। दोनों, तो इसका मतलब है कि या तो बीजेपी सरेंडर करे। नहीं, पर केंद्रीय सरकार की भी मजबूरी है कि वहां शांति रहे, एक स्थिर सरकार रहे, शांतिपूर्ण वातावरण रहे। राज्य की जो स्थिति है और जिस तरीके से बॉर्डर पे भी फायरिंग हो रही है और जिस तरह के हालात हैं, तो इसलिए एक सरकार, ये नहीं लगता है कि गवर्नर जो राज्यपाल का शासन है वही 6 महीने साल भर खींच के और उसको किसी तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो 6 महीने जो है, 6 महीने एक बार और फिर राष्ट्रपति शासन लग सकते। नहीं, ऐसा
करना राज्य के हित में नहीं होगा। नहीं, वहां क्योंकि प्रशासन जो है उमर अब्दुल्ला के बाद और बाढ़ के बाद प्रशासन और पूरी मशीनरी ठप पड़ी हुई थी, तो एक बार गवर्नर सख्ती के साथ सारा प्रशासन को डर्रे पर लेकर आए, पटरी पर लेकर आए। वो तो फिर कोई माफ करिएगा कोई लॉजिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये काम एक चुनी सरकार का है जो उसे करना है। नहीं, और इतने ये बड़ी एब्सर्डिटी है कि इतने अच्छे इलेक्शन के बाद वहां राज्यपाल शासन हो गया। वही बात है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसका ज्यादा दारोमदार आप मुफ्ती मोहम्मद का मानते हैं कि भाई इतना कुछ मैंडेट है, और हकीकत जानते हो कि जम्मू का वहां है, घाटी का यहाँ, तो मिलजुल के किसी तरह सरकार बनाई जाए। किसी का भी किसी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी नेता को चुनना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टी की मजबूरी है। इतना गाली गलौज किया है एक दूसरे पे उन्होंने। इनफैक्ट पीडीपी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्ट्रेंड रही है। और इतनी बातें कहने के बाद वो इतना उनके एजेंडा इतने अलग अलग हैं कि वो अब उसको एक दूसरे के मिलने में वक्त लगेगा। पर मुझे उम्मीद है कि आपको उम्मीद ये है कि अंततः पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा। जी पुष्प जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।